हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या फिर अगर आपका हाल ही फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 13 और 14 नवंबर 2025 के दिन का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए एक बार वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे देखिए यही फ़ायदा होगा कि आपका रिवीजन होगा और चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? इसमें आपको बताना है कि विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 11 नवंबर, बी ऑप्शन है 12 नवंबर, सी ऑप्शन है 13 नवंबर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विश्व दयालुता दिवस प्रत्येक यानी हर साल 13 नवंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। लोगों को दयालुता के कार्य के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप याद रखेंगे, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? 13 नवंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट प्रकाशित की है? देखिए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें रिपोर्ट को लेकर प्रश्न है कि रिपोर्ट जो है किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी ऑप्शन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, सी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी ऑप्शन है विश्व बैंक। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट जारी किया है। तो हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने, ठीक है, यानी कि विश्व मौसम संगठन यानी WMO ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं WMO ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स प्रकाशित की है और यह रिपोर्ट वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति का एक व्यापक अवलोकन करता है और जल संबंधित रुझानों को प्रकाशित करता है। तो आप याद रखेंगे कि स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट जो है ये विश्व मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा, विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, WMO के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले ब्रजनेश गुणेश्वर का संबंध किस खेल से है? इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में बताना है कि इनका संबंध किस खेल से है और इनका नाम है ब्रजनेश गुणेश्वर। ठीक है, गुणेश्वर ये किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है कुश्ती, बी ऑप्शन है टेनिस, सी ऑप्शन है बैडमिंटन, डी ऑप्शन है मुक्केबाजी। तो ब्रजनेश गुणेश्वर का संबंध टेनिस से है क्योंकि उन्होंने रिसेंटली यानी नवंबर 2024 में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इनका ब्रजनेश गुणेश्वर का संबंध टेनिस खेल से है। आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? इसमें देखिए आपको बताना है कि भारत में भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है। 4 पोर्टल के नाम दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कौन सा पोर्टल करेक्ट है। पहला ऑप्शन है भूनीर, बी ऑप्शन है एक्वा रेगुलेट, सी ऑप्शन है जल नीर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भूजल प्रबंधन में सुधार लाने के लिए शुरू किए गए नए पोर्टल का नाम है भूजल, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। आप याद रखेंगे भूजल, इसे केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत लॉन्च किया है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप याद रखेंगे केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने इसे जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, यानी जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने लॉन्च किया है। आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
असम के करीमगंज जिले का नया नाम क्या है जिसे हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? देखिए इसमें असम के करीमगंज जिले का नया नाम क्या है जिसे रिसेंटली राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। तो 4 नाम दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि करीमगंज का नया नाम क्या होने वाला है। ए ऑप्शन है श्रीभूमि जिला, बी ऑप्शन है लक्ष्मी जिला, सी ऑप्शन है दीफू जिला और डी ऑप्शन है मैबांग जिला। ठीक है, मैबांग जिला। तो आपको याद रखना है कि कि यहाँ पर असम का जो करीमगंज जिला है इसका नाम श्रीभूमि जिला होने वाला है। ठीक है, इसका नाम बदलकर यानी कि करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला होने वाला है। तो आप याद रखेंगे ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हाल में भारत ने यूएई के किस शहर में स्टडी इन इंडिया अभियान शुरू किया है? इसमें आपको बताना है कि भारत ने यूएई के किस शहर में स्टडी इन इंडिया नामक एक अभियान शुरू किया है? तो पहला है दुबई, बी ऑप्शन है अबू धाबी, सी ऑप्शन है शारजाह और डी ऑप्शन है एलएन। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अपनी यूनिवर्सिटी की ओर से आकर्षित करने के लिए शारजाह में 20वें इंटरनेशनल एजुकेशन शो में स्टडी इन इंडिया अभियान शुरू किया है। तो आप याद रखेंगे यूएई का कौन सा शहर है? तो शहर का नाम है शारजाह। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है और यहाँ पर स्टडी इन इंडिया अभियान शुरू किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसमें आपको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को लेकर बताना है कि किस राज्य में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत कैंडिडेट को इसका आंसर भी पता होगा। पहला ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है झारखंड, डी ऑप्शन है राजस्थान। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और मुंबई और थाने जिलों में ये फैला हुआ है। दुनिया के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जो कि किसी शहर की सीमा के भीतर ही स्थित है। तो ये अपने शहर के सीमाओं के भीतर ही स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई और थाने जिलों में फैला हुआ है। तो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? इसमें देखिए आपको बताना है कि सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। पहला ऑप्शन है गृह मंत्रालय, बी ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, डी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय। तो देखिए सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली विश्वविद्यालय के समर्पण समारोह में इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिनका उद्देश्य है वित्तीय रूप से जो कमजोर छात्राएं होती हैं और दृष्टिबाधित छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट की सुविधा मुहैया कराने के लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता की है? इसमें आपको उस कंट्री का नाम बताना है, यानी कि हाल ही में किस देश ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता की है। इसमें आपको बताना है बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता किस कंट्री के द्वारा किया गया है। पहला ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है म्यांमार और डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो हाल ही में भारत ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता की है। तो किस कंट्री ने की है? हमारे देश के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। आप याद रखेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक समुद्री संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए दूसरे ब्लू टॉक्स की मेज़बानी किस देश ने की है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। प्रश्न है कि हाल ही में वैश्विक समुद्री संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए दूसरे ब्लू टॉक्स की मेज़बानी किस देश के द्वारा की है? पहला है फ्रांस, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन है जर्मनी। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में वैश्विक समुद्री संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने दूसरी ब्लू टॉक्स की मेज़बानी की है और इसका आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा फ्रांस और कोस्टा रिका के दूतावासों के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी हमारी कंट्री के द्वारा वैश्विक समुद्री संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दूसरे ब्लू टॉक्स की मेज़बानी की गई है। ऑप्शन सी करेक्ट है, आप याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बाल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इसमें बताना है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है, यानी चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है
12 नवंबर, बी ऑप्शन है 13 नवंबर, सी ऑप्शन है 14 नवंबर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से लगभग सभी कैंडिडेट को इसका आंसर पता होगा। चिल्ड्रंस डे प्रत्येक 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब बात यह है कि देखिए क्यों मनाया जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रत्येक 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इनको बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था और बच्चे इन्हें प्यार से चाचा कहकर पुकारते थे, इसलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह विंटर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताना है कि विंटर प्लैनेट के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। पहला है बुध, बी ऑप्शन है नेपच्यून, सी ऑप्शन है बृहस्पति, डी है यूरेनस। तो आप सभी को जैसा कि देखिए याद रखना है कि बृहस्पति को विंटर प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसका तापमान बहुत कम होता है और ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जैसा कि आप सभी को पता है, और इसे शीतकालीन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत फैक्ट वाला प्रश्न है। तो आपको याद रखना है विंटर प्लैनेट किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसमें आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 13 नवंबर, बी ऑप्शन है 14 नवंबर, सी ऑप्शन है 15 नवंबर, डी ऑप्शन है 16 दिसंबर। सॉरी ये दिसंबर है, यानी ए ऑप्शन है 13 दिसंबर, बी ऑप्शन है 14 दिसंबर, सी ऑप्शन है 15 दिसंबर, डी ऑप्शन है 16 दिसंबर। तो भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक 14 दिसंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो आप याद रखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। आगे बढ़ते हैं। इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक 2030 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? इसमें आपको बताना है कि इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक 2030 किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें 4 संगठन के नाम दिए गए हैं। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, सी ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक 2030 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो आपको याद रखना है कि इंडिया गैस मार्केट आउटलुक 2030 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की गई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जेनु कुरुबा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? इसमें आपको जेनु कुरुबा जनजाति के बारे में बताना है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखिए ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ट्राइब से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो निश्चित तौर पर प्रश्न पूछा ही जाता है किसी भी एग्जाम में। जेनु कुरुबा, तो देखिए पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है ओडिशा। तो जेनु कुरुबा जनजाति जो है ये मुख्य रूप से कर्नाटक में पाई जाती है। वैसे तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मुख्य रूप से। तो आपको याद रखना है जेनु कुरुबा मुख्य रूप से ये कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने एआई संबंधित तकनीकों के अनुसंधान, विकास और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम नामक एक नया कानून पारित किया है? इसमें आपको उस कंट्री का नाम बताना है जिसने एआई संबंधित तकनीकों के अनुसंधान, विकास और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम नामक एक नया कानून प्रस्तुत किया है, जारी किया है। पहला ऑप्शन है पारित किया है, सॉरी, पहला ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है जापान। तो जापान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई संबंधित प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, विकास और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम पारित किया है, और जो देश की पहली समर्पित एआई कानून है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है किस कंट्री के द्वारा किया गया है। तो जापान के द्वारा किया गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्र जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से जुड़े थे?
तो देखिए आपको ये ऐसी चीज़ें पता होना चाहिए, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है। तो पंडित छन्नूलाल मिश्र जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? पहला है शास्त्रीय संगीत, बी ऑप्शन है साहित्य, सी ऑप्शन है राजनीति, डी ऑप्शन है चित्रकला। तो पंडित छन्नूलाल मिश्र भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़े थे और ये ख्याल, ठुमरी और भक्ति संगीत के लिए एक प्रतिष्ठित गायक भी थे, जो कि बनारस घराना और किराना घराने की गायकी के प्रतिनिधि कलाकार थे। तो आपको याद रखना है शास्त्रीय संगीत से जुड़े हैं पंडित छन्नूलाल मिश्र जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। और ऐसे प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो रिसेंटली किनकी मृत्यु हुई है, अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है तो आपको उनका नाम याद रखना है, किस खेल से संबंधित हैं, किस क्षेत्र से संबंधित हैं, उनका क्या योगदान है, उन्हें कौन कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? इसमें आपको बताना है कि भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। पहला है सरदार सरोवर बांध, बी ऑप्शन है भाखड़ा बांध, सी ऑप्शन है हीराकुंड बांध, डी ऑप्शन है टिहरी बांध। तो आपको याद रखना है कि भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्रों में भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, और यह भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का 13वां सबसे ऊंचा नदी बांध है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। टिहरी बांध जो है ये दुनिया का 13वां सबसे ऊंचा नदी बांध है और भारत का पहला ऊंचा नदी बांध है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसमें आपको राजाजी नेशनल पार्क के बारे में बताना है, किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है ओडिशा, डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो आपको याद रखना है राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह पार्क देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जिलों में फैला हुआ है। तो लोकेशन भी आपको याद रखना है, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बर्फ रहित रहा माउंट फूजी किस देश में स्थित है? इसमें आपको माउंट फूजी के बारे में बताना है, किस देश में स्थित है। पहला है मलेशिया, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है वियतनाम। तो माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जिसकी ऊंचाई 3776 मीटर है। तो माउंट फूजी किस देश में स्थित है? तो जापान में स्थित है। आप याद रखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे मिलाकर देखिए हमने यहाँ पर कुल मिलाकर हमने 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा, जो कि किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और यहाँ से पूछे जाने की संभावनाएं भी बनती हैं। तो अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्जाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में किसी भी प्रकार का सुधार चाहते हैं, यानी आगे आने वाले वीडियो में किसी भी प्रकार का सुधार चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।